नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंज इन इंडिया। इसमें टॉपिक नंबर 5 है सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया और इसमें टॉपिक नंबर 2 आता है वुमेन्स मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें देखना है इस टॉपिक में कि भारत में आज़ादी से पहले और अब तक क्या क्या वुमेन्स मूवमेंट हुई है, महिलाओं को लेके क्या क्या मूवमेंट हुई। क्योंकि देखिए भारत में महिलाओं का जो है एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे हमेशा से रही है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की में मतलब महिलाओं के साथ ही बहुत ही मतलब एक तरह से कहते हैं खराब व्यवहार होता है। सती प्रथा जैसी चीज़ें थी, डॉरी एक्ट था, मतलब डॉरी दहेज प्रथा थी जिसमें मतलब बहुत मतलब मार भी देते थे। ठीक है, तो महिलाओं के साथ शुरू से ही मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि प्राचीन काल से, लेकिन हाँ, अगर जैसे हम देखें, मान लीजिए अंग्रेज़ों के जब अंग्रेज़ आए थे, यहाँ पे कोलोनियलिज़्म शुरू हुआ था, जब से लेकर अगर अब तक की आज तक की हिस्ट्री ट्रेस करें, तो महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी। धीरे-धीरे आज़ादी के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, आज तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, क्योंकि बहुत से ऐसे कानून आ चुके हैं। आज महिलाएँ मतलब हर तरह से हर प्रोफ़ेशन में आपको बराबर से काम करती मिल जाएँगी। वुमेन्स एजुकेशन भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे डॉरी एक्ट और इस तरह के एंटी डॉरी एक्ट और ये सब भी चीज़ें आ गई, तो आज महिलाओं की स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन इन सब की शुरुआत पहले हुई थी, जैसे राजा राम मोहन जैसे रॉय जैसे लोगों ने शुरू करी थी, जब ये सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने काम पहली बार आवाज़ उठाई थी, या फिर ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के बारे में पहली बार बात करी थी। तो वहाँ से लेकर आज तक वुमेन्स मूवमेंट कैसे-कैसे भारत में हुई है। The historical emergence of women's issues, the women's question in India emerged during the 19th century as part of the broader social reform movements of that era। ठीक है, तो 19th सेंचुरी मतलब वही 1850 के आसपास पहली बार बातें शुरू हुई कि भाई महिलाओं के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। वो भी एक ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म के तहत, कि मतलब हम देखिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन साथ-साथ महिलाओं के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो बस पहली बार इतनी सी बात हुई थी। The women's movement has addressed a wide range of issues over time, from challenging oppressive practices like sati and child marriage to confronting problems of dowry, sexual violence, seeking greater political participation and representation। ठीक है, तो वुमेन्स जो मूवमेंट है वो हमने जैसे देखा, उन्होंने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज जो जो महिलाओं के साथ प्रॉब्लम्स हैं भारत में, उन पे सब पे एक करके मतलब सब पे एक तरह से वो किया है, उनके प्रति प्रोटेस्ट करे हैं, मूवमेंट्स हुई हैं। जैसे कि सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, दहेज प्रथा हो गई, सेक्सुअल वायलेंस हो गई, और महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाया कैसे जाए। द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट हैड प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेज विद ईच पीरियड हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक प्रायोरिटी स्ट्रेटेजीज एंड अचीवमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट फेजेज में चली है। जैसे कॉलोनियल टाइम्स में कुछ थी, ठीक है, उसके बाद जैसे आज़ादी मिली तो फिर उसके बाद 70s तक कुछ थी, फिर 70s के बाद 90s तक कुछ थी, फिर 90s से लेकर आज तक। तो क्या अलग-अलग टाइम टेम्पोरल डिफरेंशिएशन किया जाए तो अलग-अलग फेसेस में वो वुमेन्स मूवमेंट हुई है। Understanding the women's movement's trajectory is essential because it serves as a mirror of social change in Indian society and illustrates the ongoing transition ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ठीक है, तो वही बात है कि जो महिलाओं की जो मूवमेंट है, अगर इसकी ट्रेजेक्टरी या इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, या इसका एक तरह से हम इसको ट्रेस करें, मतलब आपकी कॉलोनियल पीरियड मान लीजिए और आज का ये प्रेजेंट टाइम मान लीजिए, तो इस पूरी जो जर्नी रही है वुमेन्स मूवमेंट की, इसको हम ट्रेस करें, तो हमें इससे पता पड़ेगा कि समाज का एक सोशल चेंज का मिरर मिलेगा कि समाज में सामाजिक बदलाव किस किस तरह आए। और साथ ही साथ ट्रेडिशन, मतलब हमारे जो पुराने जो ट्रेडिशन है, जिस तरह से भारत में लाइफ़स्टाइल मतलब जो जीने का तरीका था, और मॉडर्निटी, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट दिखेगा आपको। क्योंकि ट्रेडिशनली तो हम क्या है, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे महिलाओं को इतना मतलब डिसीजन मेकिंग या किस तरह की पावर है नहीं। लेकिन मॉडर्निटी में तो क्या होता है, सब बराबर होते हैं, तो इसलिए एक आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। द मूवमेंट डेमोस्ट्रेट्स हाउ जेंडर इंटरसेक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड शेपिंग वुमेन्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ही महिलाओं के साथ, कि महिला होने के नाते उनका डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास फिर उन मतलब उसके साथ-साथ उनको अपनी, जैसे मान लीजिए लोअर कास्ट से कोई महिला आती है, तो फिर उसके पास डुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक तो वो महिला है, तो घर में उसको महिला होने के कारण मतलब वो लोअर कास्ट से आती है, तो लोअर कास्ट का जो घर है वहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ जैसे वो घर के बाहर जाती है, तो उसको लोअर कास्ट का होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है। इसी तरह क्लास हो गई, रिलीजन हो गई, तो इन सब का भी इफ़ेक्ट पड़ता है महिलाओं पे। साथ-साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, प्लस इन सब का भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है।
तो अर्ली रूट्स देखते हैं प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल रिफॉर्म, मतलब जब अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों के ज़माने में क्या-क्या हुआ। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ वुमेन्स पावर, हिस्टोरिकली द आइडिया ऑफ वुमेन एज़ शक्ति और पावर हैज़ एक्सिस्टेड इन इंडियन कल्चर, रिकॉग्नाइजिंग वुमेन्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हिंदू धर्म में देखिए महिलाओं को तो देवी जैसे होती हैं, कितनी सारी देवियाँ हिंदू धर्म में, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, तो शक्ति के रूप में महिलाओं को देखा जाता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो बिल्कुल अलग है। ग्राउंड रियलिटी में तो फिर क्या है, दहेज प्रथा होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सती प्रथा है, तो मतलब बहुत एक कॉन्ट्रास्ट मिलेगा आपको, बातें जो होती हैं धर्म के हिसाब से और जो ग्राउंड रियलिटी उनमें। वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन भक्ति मूवमेंट्स विद फिगर्स लाइक मीराबाई, अक्का महादेवी एंड लाल डेड, क्रिएटिंग स्पेसेस फॉर क्वेश्चनिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जैसे भक्ति मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो भक्ति मूवमेंट वही थी कि वो कास्ट वगैरह और जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड होते हैं धर्म के, उसमें नहीं बिलीव करती थी। वो डायरेक्ट क्या है, भक्ति में बिलीव करती थी, जैसे गाना बजाना, भजन करना, इन सब से जो भगवान मिले। तो इसमें काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जैसे कि मीराबाई, अक्का देवी, लाल डेड, ये सब। तो इससे क्या हुआ, एक महिलाओं का पहली बार एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला कि महिलाएं भी एक तरह से लीडर बन सकती हैं या फिर घर से बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। The modern women's movement began with the 19th century social reform movements, largely initiated by educated men of the newly emerging Indian middle class। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था भारत में, मॉडर्न एजुकेशन। अब इस मॉडर्न एजुकेशन से क्या हुआ, साइंटिफिक थिंकिंग आई लोगों के अंदर, साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग आप बोल दीजिए। तो इसकी वजह से जो पढ़े लिखे इंडियन मिडिल क्लास के लोग थे, उनको पहली बार समझ में आया कि महिलाओं के साथ बहुत खराब व्यवहार हो रहा है। तो उन्होंने फिर ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इनिशिएट करी, शुरू करी, जो कि महिलाओं को टारगेट करती थी। मतलब महिलाओं को टारगेट करने से मतलब महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए थी। तो जैसे इसमें सबसे पहला नाम राजा राम मोहन रॉय का ही आता है। इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था और इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट काफ़ी काम किया था, उसको फिर फाइनली बैन भी करवा दिया था 1829 में। इसी तरह केशव चंद्र सेन एम्फेसाइज फीमेल एजुकेशन एंड टूक प्रोग्रेसिव स्टेप्स टू सोलमनाइजिंग एंड इंटरकास्ट मैरिज अंडर ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ये ब्रह्मो समाज से बिलोंग करते थे और इन्होंने फीमेल एजुकेशन और इंटरकास्ट मैरिज पे काम किया। उसके बाद है प्रार्थना समाज सोशल रिफॉर्म 1869। द प्रार्थना समाज अरेंज द फर्स्ट विडो रीमैरिज। ठीक है, तो विडो रीमैरिज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब सती प्रथा होती इसलिए थी, भाई आज के दौर में तो क्या है, महिलाएं जॉब कर सकती हैं। तो मान लीजिए किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई, तो वो कुछ ना कुछ जॉब करके अपना घर बार चला लेगी। पहले ऐसा अलाउड ही नहीं था, महिलाओं को तो घर पे ही रहना होता था। तो अगर मान लीजिए पति की मृत्यु हो गई, तो फिर उसको खिलाएगा कौन, मतलब उसका जीवन कैसे चलेगा। तो इसलिए सती प्रथा होती थी, भाई इसका पति तो मर गया, अब इसको भी चिता पे बिठा दो। तो क्योंकि इसको अब देख रेख करने वाला तो कोई है नहीं। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या हुआ, विडो रीमैरिज की बात करी प्रार्थना समाज ने कि भाई अगर किसी महिला का पति की मृत्यु हो गई तो उसकी दोबारा शादी हो जाए। लेकिन ये भी क्या है, बैन था या टैबू था हिंदू धर्म में। टैबू का मतलब होता है जो चीज़ अकल, मतलब जो सामाजिक बहिष्कार जिसका हो जाए कि भाई वो नहीं करी जा सकती। एंड एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स वुमेन एम्प्लीमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। Justice M.G. Ranaday's reform movement. Justice M.G. Ranaday and other reformers promoted comprehensive social reform, including widow remarriage एंड एक्सपेंशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, तो जस्टिस एम जी रानाडे भी, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो अच्छा खासा नाम है बहुत। इन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सोशल मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी अपना अच्छा खासा रोल प्ले किया था। साथ ही साथ ये वुमेन मूवमेंट्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व थे, जैसे कि विडो रिमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। की लेजिस्लेटिव अचीवमेंट्स, तो क्या क्या कानून पास करवाने में उस जमाने के लोग क्या कामयाब हुए। दीज रिफॉर्म एफर्ट्स रिजल्टेड इन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग एंटी सती लेजिस्लेशन। ठीक है, ये राजा राम मोहन ने, जैसे हमने देखा, 1829 में पास करवा दिया। चाइल्ड मैरिज एक्ट अलाउिंग इंटरकास्ट मैरिज एंड डिवोर्स, विडो रीमैरिज एक्ट एंड एजुकेशनल एक्सपेंशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये सारे याद रख सकते हैं, लिखने में काम आएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी रिफॉर्म मूवमेंट्स पैरेलल। अब ये तो सब क्या है ना, हिंदू कम्युनिटी की बातें हो गई, भाई सती प्रथा, इंटरकास्ट मैरिज, चाइल्ड सिविल मैरिज, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, हिंदू धर्म में आती हैं, डॉरी जैसे हो गई। अब मुस्लिम धर्म में अलग, मतलब इस्लाम में जो अलग प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के प्रति, उनके लिए किसने काम किया। पैरेलल रिफॉर्म विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी वाज लेड बाय फिगर सैयद अहमद खान, शेख अब्दुल्ला एंड द बेगम ऑफ भोपाल, हु फाउंडेड ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1916। ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान शायद वही, मतलब वही हैं शायद, तो क्या, क्योंकि इनके नाम के आगे सर और लगाना पड़ेगा हमें, जिन्होंने ये अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो रखी थी। तो मतलब इन्होंने भी मुस्लिम यूथ के लिए काफ़ी काम किया था। ये आपने सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छी तरह। द पारसी कम्युनिटी ऑल्सो इनिशिएटेड वुमेन्स रिफॉर्म थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्त्री
जारथोस्टी मंडल कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रॉडर मूवमेंट फॉर वुमेन्स राइट। ठीक है, तो सबने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, पारसियों ने, सबने अपने अपने तरफ से जितना हो सके महिलाओं को एक तरह से बराबर का अधिकार मिले इसके लिए किया, लेकिन मेजोरिटी जो चेंजेस या रिफॉर्म्स हुए वो सारे हिंदू उससे हुए, हिंदू धर्म से रिलेटेड। ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट एंड नेशनलिज्म लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये मतलब आप समझ लीजिए 1875 से 1920 के आसपास का एरा टाइम मान लीजिए, या 1925 तक भी मान सकते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ वुमेन्स मूवमेंट वॉज कैरेक्टराइज बाय वुमेन देमसेल्व्स एक्टिवली एंटरिंग पब्लिक लाइफ, मेकिंग ए शिफ्ट फ्रॉम मेल लेड रिफॉर्म टू वुमेन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो अब तक क्या होता था, जैसे लोग थे राजा राम मोहन रॉय, MG रानाडे, ज्योतिबा फूले, ये सब मेल थे, पुरुष थे, तो पुरुष बात कर रहे थे महिलाओं के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, शिफ्ट क्या देखने को मिला सेकंड फेज में, कि महिलाएं खुद उतर के आई, महिलाएं खुद लीडर बनी और उन्होंने मतलब वुमेन्स मूवमेंट का एक तरह से लीडरशिप ले ली। इंटीग्रेशन विद इंडिपेंडेंस मूवमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन थी 1914 से 1919 तक। द वुमेन्स कॉज बिकेम इंटरेस्टिंगली लिंक्ड विद स्ट्रगल फॉर स्वराज, कनेक्टिंग जेंडर राइट्स विद नेशनल लिबरेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ, मतलब जैसे गांधी जी भी भारत आ गए थे, तो उन्होंने भी एक तरह से नेशनल मूवमेंट की वो कमान संभाल ली थी। तो इस टाइम वुमेन्स मूवमेंट और जो हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, वो दोनों एक तरह से कंबाइन हो गए, एक हो गए, लिंक हो गए वो। तो वुमेन्स मूवमेंट का इंटीग्रेशन हो गया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ। पायनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फोकस, की ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग इंक्लूडिंग द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय एनी बेसांट। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, और ये एनी बेसांट ने किया था। एंड अदर्स इन मद्रास वाइल कैंपेन फॉर फीमेल एजुकेशन एंड वोटिंग राइट्स, एंड द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इंडिया लेड बाय मेहरी बाई टाटा रिप्रेजेंटिंग एलाइट अर्बन वुमेन। ठीक है, तो ये और की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। उसके बाद है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एज सेंट्रल फोर्स। द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ये 1926 में फाउंड हुई थी, बिकेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली फोकसिंग ऑन एजुकेशन। तो ये शुरू में तो एजुकेशन, महिला वुमेन्स एजुकेशन की बात करती थी, लेकिन बाद में इसने एक्सपेंड कर दिया, लीगल रिफॉर्म्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द एनेक्टमेंट ऑफ शारदा एक्ट और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है, तो शारदा एक्ट ने क्या किया था, जो अपनी मिनिमम एज है उसको बढ़ा दिया था, 14 कर दी थी फीमेल्स के लिए, और शायद 17 या 18 की थी फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए। मास मोबिलाइजेशन थ्रू डाइवर्स ग्रुप, वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक देश सेविका संघ, स्त्री स्वराज्य संघ एंड नारी साहित्य सत्याग्रह समिति मोबिलाइज वुमेन्स इन मास स्ट्रगल, पर्टिकुलरली कैंपेन सजेस्ट बाय। ठीक है, तो वही बात है, इनके नाम याद रखने हैं आपको बस, ये चीज़ें तो बड़ी सिंपल हैं, जैसे देश सेविका संघ हो गया, स्त्री स्वराज्य संघ, ये सब है ना, ये मास स्ट्रगल, और फिर ये क्लॉथ और लिक्वर को बॉयकॉट वगैरह करवाया, तो ये सब नाम जरूर याद रखने, इन्हीं से नंबर मिलेंगे। वुमेन्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो कौन कौन सी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, जो हमने बात की थी ना, कि जो शिफ्ट आया था, पहले तो सिर्फ पुरुष बात करते थे, पुरुष लीड करते थे वुमेन्स मूवमेंट को, बाद में फिर सेकंड फेज में क्या देखने को मिला, महिलाएं भी लीडर बनी वुमेन्स मूवमेंट की। अंडर गांधीयन मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल बिकम ट्रूली मास बेस्ड, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन फ्रॉम एलाइट इन्वॉल्वमेंट टू ग्रास रूट एंगेजमेंट। ठीक है, तो पहले अलाइट क्लास की, जो इलीट क्लास मतलब जो ऊपर अपर मिडिल क्लास हो जाता है, या बहुत ही ऊपर जो सोसाइटी में स्टेटस जिनका ज़्यादा होता है, वो उस तरह उस वर्ग से आने वाली महिलाएं ही ज़्यादातर लीडर्स होती थी। लेकिन बाद में हमने देखा वाइड स्प्रेड ग्राउंड रूट एंगेजमेंट भी हो गया, मतलब लोअर क्लास के या लोअर कास्ट की महिलाएं भी अपनी वुमेन्स मूवमेंट में लीडरशिप या फिर मेंबरशिप तो एटलीस्ट लेने ही लगी। इमरजेंस ऑफ प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स, तो कौन से प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स थी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, ये नेहरू जी की बहन थी, अरुणा आसिफ अली, रुक्मिणी लक्ष्मीपति, कमला देव चट्टोपाध्याय, हंसा मेहता इमर्जेंट की फिगर्स इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, तो अब इन सब के नाम याद रख लेंगे और लिखे आएंगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, नाम 5 भी लिख दिए तो बहुत है, एग्जामिनर को लगेगा कुछ तो पता है। विलेज वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन फ्रॉम विलेजेस, तो गांव से भी जो साधारण महिलाएं थी एक्टिवली जॉइंड मेजर मूवमेंट्स लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड किट टू इंडिया मूवमेंट, डेमोस्ट्रेटिंग रूरल रीच ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है, तो गांव तक भी वुमेन जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो पहुंच गया था, ये एक तरह से कामयाबी मानेंगे हम वुमेन्स मूवमेंट की उस जमाने में। तो जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई या क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, तो उसमें क्या हुआ, तो ग्रामीण महिलाओं ने भी उसमें पार्टिसिपेशन लिया। इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स विद नेशनलिज्म, वुमेन्स पार्टिसिपेशन मेड वुमेन्स राइट्स इनसेपरेबल फ्रॉम नेशनलिस्ट विजन, कनेक्टिंग जेंडर इक्वलिटी विद ब्रॉडर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म
और जो हमारा वुमेन्स मूवमेंट है, ये दोनों एक हो गए, मतलब जुड़ गए, इंटीग्रेट हो गए। The Karachi session of Congress in 1931 explicitly committed itself to women's equality through fundamental rights resolution providing an official platform for gender equality। ठीक है, तो कराची सेशन में कांग्रेस ने 1931 में अपने आप को कमिट किया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिला के रहेंगे, और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन भी पास किया जिसमें कि जेंडर इक्वलिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो ये याद रखने की चीज़ है और लिख के आएंगे तो नंबर ज़रूर मिलेंगे। अब आज़ादी मिल चुकी है हमें, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेंस मूवमेंट की बात करते हैं। 1947 के बाद क्या हुआ? अंग्रेज जा चुके हैं 1947 से 70s तक। लॉस ऑफ मोमेंटम पोस्ट इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस द वुमेन्स मूवमेंट लॉस्ट सम ऑफ इट्स मोमेंटम एज द यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल। द कॉमन एनिमी वाज एलिमिनेटेड। मतलब कहने का कि ये है कि अंग्रेज जा चुके थे, तो दो चीज़ें थी, एक तो थी वुमेन्स मूवमेंट, दूसरी थी हमारी क्या थी, फ्रीडम स्ट्रगल। इन दोनों कॉमन एनिमी कौन था? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स चले गए तो ये चीज़ तो ख़त्म ही हो गई, तो फिर इस चीज़ का भी मोमेंटम ख़त्म हो गया। तो जब कॉमन एनिमी चला गया तो अब किससे लड़ें? तो ठीक है ना, क्योंकि पहले यही था कि दोनों मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी हो रहा था। अब अंग्रेज चले गए, कॉमन एनिमी चला गया, तो फ्रीडम स्ट्रगल तो अपने आप ही खत्म हो गई, फ्रीडम तो मिल ही गई। तो वुमेन्स मोमेंटम जो मूवमेंट है उसका भी जो उसकी जो पेस है या उसका जो है थोड़ा ठंडा पड़ गई वो। Leadership transition to political position. Many women leaders from the independence struggle transitioned into political parties and occupied positions of power within the new government structure. तो जितनी भी वो वुमेन लीडर्स थी जो उस टाइम मतलब वुमेन राइट्स के लिए भी बात कर रही थी, साथ ही साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो आज़ादी मिल गई तो वो सब क्या है, गवर्नमेंट में आ गई भाई, चुनाव लड़ लिए। तो जैसे कमला नेहरू हो गई, सरोजिनी नायडू, सब अपने अपने उनको जो भी पद मिल गए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो वो सब उसमें बिजी हो गई। With the constitution guaranteeing fundamental rights, equality and non-discrimination along with reforms in Hindu personal law through Hindu court bills of the 1950s, there was a widespread belief that women's issue had been adequately settled। ठीक है, तो एक तो अंग्रेज चले गए थे, ये कारण था मोमेंटम ठंडा पड़ने का वुमेन्स मूवमेंट का। दूसरा कारण ये था कि भाई आज़ादी मिल गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स डाले गए, इक्वलिटी डाली गई, जेंडर हर तरह से इक्वलिटी, जेंडर बेस्ड इक्वलिटी थी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद क्या हुआ, हिंदू पर्सनल लॉ को रिफॉर्म किया गया और उसके बाद हिंदू कोड बिल आया 1950s में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक मतलब एक ऐसी वो बिलीफ बना लोगों में, ऐसा वो बना कि भाई जो महिलाओं के जो इश्यूज थे वो सारे सेटल कर लिए गए, तो महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी दे दी, आप महिलाएं आज कोई भी काम कर सकती हैं। मतलब आप उस ज़माने से शुरू हो गया था, महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं, आईएएस का एग्ज़ाम दे सकती हैं, जो भी मतलब वुमेन्स एजुकेशन हर तरह से बराबरी कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसके बाद हिंदू कोड बिल आ गया था, तो उसमें भी सारी जो है महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे दिया गया था। तो इसलिए बात ये हुई कि भाई अब महिलाओं को वुमेन्स मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं का जो इशू था वो भी हमने सेटल कर दिया है। Declining women's public participation. Despite constitutional guarantees, women's participation in public life actually declined and debates on women's issue temporarily faded from mainstream discourse। ठीक है, तो वही जो इस तरह की जो मतलब जो वो बनी बात, जो जन साधारण में ये सहमति बनी कि जब महिलाओं का जो सारे इश्यूज़ हैं वो सब सेटल कर लिए गए हैं, अंग्रेज़ भी जा चुके हैं, तो फिर महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी अपने आप कम हो गया। महिलाएं भी मान के भी ठीक है, जब सब कुछ बराबरी का अधिकार मिल गया तो अब किस बात के लिए लड़े हैं। Women remained active participate in class-based and revolutionary movements such as Tebaga movement in Bengal, Telangana struggle in Andhra Pradesh and later Naxalite movement। ठीक है, तो वुमेन्स जो थी, महिलाएं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही घर पे बैठ गई, लेकिन जो वुमेन मूवमेंट होती थी महिलाओं की स्पेसिफिक, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए थी, एक तो वो उनका वैसे ही जो है मोमेंटम ठंडा पड़ गया। दूसरी बात ये सहमति बनी कि अब वुमेन्स को सारे उनके अधिकार जो थे वो मिल चुके हैं, तो इसलिए वुमेन्स ने, महिलाओं ने इस तरह की मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन कम कर दिया, क्योंकि वो मूवमेंट्स ही अपने आप कम हो गई थी। लेकिन महिलाएं बाकी मूवमेंट्स में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रही थी, जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट में जो कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शुरू की गई थी, या फिर और भी किसी तरह की मूवमेंट हो रही है, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन था महिलाओं का। लेकिन वुमेन्स मूवमेंट थोड़ी क्या ठंडी पड़ गई थी 1947 से 70s तक। अब फिर 70s से 80s में क्या हुआ, रिसर्जेंस इन द 70s। दोबारा से क्या हुआ, एक रिसर्जेंस हुआ, पुनरुत्थान हुआ। द रियल रिसर्जेंस ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया केम ड्यूरिंग द 1970s मार्किंग अ रिन्यूड फेज। दोबारा से रिन्यू हो गई वुमेन्स मूवमेंट्स।
This resurgence were triggered by multiple interconnected factors that created a conducive environment for women's right advocacy. तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स बने, जैसे कि एक तो महंगाई बहुत हो गई थी 70s में। तो अब महंगाई से क्या होता है ना, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि भाई पुरुष तो क्या है, सैलरी ला के दे देते हैं या जो भी राशन ला के दे देते हैं, तो महिलाओं को घर संभालना होता है, किचन में खाना बनाना होता है, तो उस तरह से क्या महिलाओं पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई का। जैसे चीज़ें होती है ना, जैसे गैस, कैरोसिन, उस टाइम गैस तो इतनी होती नहीं थी 70s में। ज़्यादातर घरों में क्या है, इससे मिट्टी के तेल से खाना बनता था, तो वो सब फिर खाने के भी पीने की जो सब्जी दाल, इन सब चीज़ें, मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है? उसके बाद रेप केसेस और इस तरह की जो महिलाओं के प्रति क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत हो रहा था, सेक्सुअल वायलेंस बहुत हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हुई, तो दोबारा से क्या हुआ, एक रिसर्जेंस या रिन्यूअल हुआ वुमेन्स मूवमेंट का। द टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट एज कैटलिस्ट। द टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, इसका नाम और ईयर याद रखिए, बाय द कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी याद रखिए। प्लेड अ क्रूशल रोल बाय हाईलाइटिंग परसिस्टेंट जेंडर इनक्वलिटीज डिस्पाइट एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तो इस रिपोर्ट ने क्या किया, अभी भी मौजूद जेंडर इनक्वलिटीज़ को हाईलाइट किया, जैसे कि वर्क स्पेस में, कि भाई महिलाओं को क्या है, कम पैसा मिल रहा है। प्राइवेट, मतलब देखिए गवर्नमेंट में तो सब बराबर होता है, गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, कोई मान लीजिए दो गवर्नमेंट टीचर हैं और मेल एक फीमेल है, दोनों को बराबर मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को कम पैसा मिल रहा है सेम काम के लिए, या फिर महिलाओं को जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि मान लीजिए हायर मैनेजमेंट है, उसमें महिलाओं को नहीं लिया जा रहा है, साथ ही साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। तो इस तरह की बहुत जेंडर इक्वलिटीज़ आज समाज में हैं, ये इस रिपोर्ट ने बताया। तो इससे भी एक रिन्यूअल हुआ वुमेन्स मूवमेंट में। This report is widely considered as the turning point in India's contemporary women's movement, providing documented evidence of ongoing discrimination and inequality। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, एक मील का पत्थर भी बोल सकते हैं, कि इस रिपोर्ट से क्या हुआ 1974 में, कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिल गया कि भाई महिलाओं के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आ गए, हर तरह की इक्वलिटी दे दी, फिर भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के प्रति एक सच्चाई है। तो एक तरह से रिन्यू हो गया वुमेन्स मूवमेंट। International support and recognition. The international context provided additional momentum with United Nations declaring it 1975-85 as Decade of Women। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है, इसको लिखेंगे, नंबर मिलेंगे। क्रिएटिंग ग्लोबल अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर वुमेन्स राइट इशू। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने 75 से 85 को एक डेकेड ऑफ वुमेन मतलब माना, जिससे कि महिलाओं के प्रति ये जो महिलाओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको कम किया जाए। इसलिए एक तरह से क्या ना, पूरे विश्व में एक वो है, मतलब बात बने कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वुमेन्स मूवमेंट इन 70s 80s में देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या क्या हुई। तो सबसे पहले वुमेन्स मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या थी जो वुमेन्स के स्पेसिफिक थी। कम्युनिस्ट पार्टी एफिलेटेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, द ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश एज द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन लिंक टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश की गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, जो कि महिलाओं की हित की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इज वुमेन, द कांग्रेस एफिलेटेड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये तो खैर बहुत पहले 1927 में मार्गरेट कजन द्वारा फाउंड कर ली गई, स्थापित कर दी गई थी, लेकिन ये इसका क्या है, और इसका इंपॉर्टेंस या डोमिनेशन बढ़ गया महिलाओं के हकों के लिए बात करने के लिए। कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट वुमेन्स इंटरेस्ट विद इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। दलित फेमिनिस्ट इंटरसेक्शनल अप्रोच, दलित फेमिनिस्ट इनिशिएटिव्स लाइक महिला समता सैनिक दल emerged and to address the interconnected issues of caste and gender ऑपरेशन हाईलाइटिंग इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए, महिला समता सैनिक दल, और ये दलित फेमिनिस्ट द्वारा बनाई गई थी। और ये क्या करती थी, इंटरकनेक्टेड इश्यूज ऑफ कास्ट एंड जेंडर, मतलब डुअल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है महिलाओं के साथ। घरों में तो जेंडर के बेसिस पे क्योंकि वो महिलाएं हैं, और बाहर कास्ट के बेसिस पे क्योंकि वो लोअर कास्ट से आती हैं। उसके बाद रीजनल सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स, द शहादा मूवमेंट इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 1970s स्पेसिफिकली एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फेस बाय वुमेन इन दैट रीजन। ठीक है, तो ये शहादा मूवमेंट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर थी। बाद में फिर क्या ब्रॉड और हो गई, जितने भी वुमेन्स के प्रति, जैसे मान लीजिए पति शराब पी के पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जितने भी इस तरह की जो होती है ना प्रॉब्लम्स महिलाओं के साथ, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, इन सब को लेके फिर ये शहादा मूवमेंट, मतलब पहले तो ये सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन पे थी, लेकिन बाद में फिर क्या ब्रॉड हो गई थोड़ी है। डाइवर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन इन वुमेन्स मूवमेंट, दीज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड द डाइवर्स पॉलिटिकल एफिलिएशंस विद इन द वुमेन्स मूवमेंट स्पैनिंग फ्रॉम कम्युनिस्ट टू कांग्रेस टू कास्टबेस्ड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। मतलब कि डाइवर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन, मतलब कि बहुत सारी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने इन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लेकर कांग्रेस और जितनी भी और अदर पार्टीज़ थी। क्योंकि देखिए सब देखो महिलाएँ क्या है ना 50% होती हैं आबादी में। ऐसे मतलब माना जाता है, कई जगह हो सकता है सेक्टर से कम हो, लेकिन मानने के लिए। तो कोई भी 50% वोट को कोई कौन पार्टी छोड़ना चाहती है। तो इसलिए सब क्या है महिलाओं के प्रति भी बात करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आजकल भी जैसे नहीं होता कि महिलाओं के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इस तरह की स्कीम्स लेके आते हैं पार्टियाँ, या फिर जैसे फ्री में कोई स्कूटी बाँट रहा है, कोई लैपटॉप बाँट रहा है महिलाओं को। तो वो सब इसलिए किया जाता है कि महिलाओं के वोट मिल पाएँ। इसके बाद आता है ऑटोनोमस वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पार्टी, मतलब जो नॉन पॉलिटिकल आप बोल सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल, जिनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। सेवा इज द पायनियर ट्रेड यूनियन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश इन 1972 अंडर एला भट्ट लीडरशिप, ऑर्गेनाइज पुअर वर्किंग वुमेन इन अहमदाबाद एंड बिकेम अ पायनियरिंग ट्रेड यूनियन मॉडल फॉर वुमेन वर्कर्स। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में शुरू हुई थी 1972 में एला भट्ट के अंडर में। और इसका जैसे नाम से ही जाहिर है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तो जैसे मान लीजिए मतलब छोटे लघु उद्योग करती हैं महिलाएं, जैसे मान लीजिए घर में कोई पापड़ बना रही है, कोई मसाले बना रही है, इन सब का एक संगठन बन गया, एक ट्रेड यूनियन बन गई। तो इनके हकों मतलब इनके हितों की बात हो सके, इनके हक जो हैं वो इनको बराबर से मिले। तो इसमें ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो आज भी कंटिन्यू है और आज भी बहुत बड़ा काम कर रही है महिलाओं के लिए। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन्स चैलेंज, द प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन फाउंडेड इन 1974 इन हैदराबाद स्पेसिफिकली चैलेंज द ट्रेडिशनल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसका भी नाम याद रखना जरूरी है, हैदराबाद में बनी थी। और वही ट्रेडिशनल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मतलब कि ये जैसे डिसाइड होता है ना, ये वाले काम महिलाएं करेंगे और ये वाले काम पुरुष करेंगे, और महिलाओं को कम पैसा मिलेगा, पुरुषों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसको इन्होंने चैलेंज किया, भाई महिलाओं को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को, महिला भी सारे काम कर सकती है, उनको बराबर का पैसा भी मिलना चाहिए। नॉन पार्टी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, these organization operated as autonomous women's groups that were not affiliated with any political party। ठीक है, तो इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं था। ये क्या है, एनजीओ टाइप आप इनको मान सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फोकस ऑन वर्किंग वुमेन्स इशू, बोथ ऑर्गेनाइजिंग प्रायोरिटीज कंसर्न्स ऑफ राइट ऑफ वर्किंग वुमेन, पर्टिकुलरली दोज इन इनफॉर्मल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन फोकस था वो वर्किंग वुमेन पे था। डोमेस्टिक जो हाउस वाइफ्स होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, उन पे नहीं था। जो कि जैसे इसका नाम से ही जाहिर है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, तो कुछ काम कर रही हैं। साथ ही साथ दूसरी है प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वुमेन, ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में काम करती थी, कि मतलब महिलाओं को भी बराबर का जैसे जॉब मिलने चाहिए और साथ ही साथ बराबर का पैसा मिलना चाहिए। दीज ग्रुप्स मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन अप्रोच बाय एम्फेसाइजिंग प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स एंड राइट बेस्ड एक्टिविज्म। ठीक है, तो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स वही होगी, धरना देने वाली राजनीति, जिसमें अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आप सड़कों पर उतरिए, धरना दीजिए। साथ ही राइट बेस्ड एक्टिविज्म, मतलब कि अगर कोई आपको अधिकार चाहिए तो उनके लिए एक्टिविज्म कीजिए, जगह जगह मीडिया कैंप मतलब कैंपेन्स वगैरह चलाइए, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच टू वुमेन्स। अब वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच ये है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ कर दे तो कर दे, लेकिन आप है ना, एक तो होती है टॉप डाउन अप्रोच कि सरकार ने कुछ किया तो वो हो गया, एक होती है बॉटम अप अप्रोच कि आप नीचे से शुरू करिए कि भाई हमें तो ये चीज़ें चाहिए, तो सरकार मतलब अपनी आवाज़ उठाइए तो सरकार फिर ध्यान देगी आपकी बात पे भी। अब देख लेते हैं इशू बेस्ड मूवमेंट्स, क्या क्या महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं, स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं महिलाओं के अगेंस्ट, क्या क्या मतलब जैसे परेशानियां हो रही हैं महिलाओं के साथ, तो उनके ऊपर क्या मूवमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले एंटी डॉरी, तो दहेज प्रथा बहुत ही बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए आज भी। द एंटी डॉरी मूवमेंट इमर्ज इन द लेट 70s एंड 80s एज अ रिस्पॉन्स टू सेवरल केसेज ऑफ डॉरी दैट्स मोबिलाइजिंग वुमेन अगेंस्ट दिस फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो वही 70s 80s 90s, यहाँ तक 90s तक भी क्या था कि बहुत कॉमन था ये, कि महिलाओं को दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता था, एक्सट्रीम केसेस में मार भी दिया जाता था। लेकिन फिर बाद में एंटी डॉरी एक्ट आया, आज भी लेकिन दहेज दिया जाता है, लेकिन क्या है मामले कम हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह एलिमिनेट हो गया है, हमें यही लिखना है कि मामले कम हो रहे हैं। हो सकता है भविष्य में, निकट भविष्य में पूरी तरह से समाप्त हो जाए, लेकिन कहना मुश्किल है। उसके बाद एंटी रेप मूवमेंट, द एंटी रेप मूवमेंट वॉज ट्रिगर्ड बाय द कस्टोडियल रेप ऑफ मथुरा इन, मतलब कस्टोडियल रेप इन मथुरा, ऑफ नहीं है, इन मथुरा, which ultimately led to significant changes in rape laws in 1983, demonstrating impact of sustained activism। ठीक है, तो मथुरा में एक एक्टिविस्ट महिला थी, उनके साथ पुलिस वालों ने वो कर दिया था, गैंग रेप कर दिया था। तो उसके बाद जैसे अभी मान लीजिए 2012 में दिल्ली गैंग रेप हुआ था, निर्भया कांड, तो उसी तरह का एक कांड हुआ था ये। तो उससे फिर क्या हुआ, एंटी रेप मूवमेंट बहुत दोबारा से उसने स्पीड पकड़ ली, तो महिलाओं ने फिर मतलब एक तरह से काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद एंटी सती मूवमेंट, द एंटी सती, अब भाई होने को तो सती प्रथा तो बहुत पहले ही बैन हो गई थी, राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में बैन करवा दी थी, लेकिन अभी भी क्या है ना, आपको इंसिडेंट्स मिल जाते हैं।
द एंटी सती मूवमेंट गेन मोमेंटम आफ्टर द रूप कंवर केस इन 1987। अब ये राजस्थान में हुआ था केस 1987 में। इसमें रूप कंवर नाम की महिला थी, ये सिर्फ 18 साल की थी और इनके पति थे 24 साल के। तो उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इनको 18 साल की जो एक तरह से महिला तो क्या लड़की हैं, इनको पति की चिता पे बैठा के मार दिया गया था। उनको फिर सती माता बोल दिया गया था। तो एक तरह से दोबारा से रिवाइवल हुआ एंटी सती मूवमेंट का कि भाई आज के ज़माने में भी सती प्रथा हो रही है, भाई कितनी गलत बात है। तो फिर इसमें करीब करीब 45 लोगों पे वो मतलब केस दर्ज हुआ था, लेकिन फिर बाद में सारे के सारे फ्री हो गए। वुमेन्स लीडरशिप इन एनवायरनमेंट मूवमेंट्स। अब ये एनवायरनमेंट मूवमेंट में भी वुमेन्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वुमेन प्लेड फ्रंटलाइन रोल्स इन मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग चिपको मूवमेंट, इसमें जैसे हम नाम ले सकते हैं गौरा देवी एंड सुदेशा देवी का। चिपको मूवमेंट वही है, पेड़ों को जंगलों को कटने से बचाने के लिए हुई थी। तो इसमें क्या करते हैं लोग, मतलब पेड़ों पे जाके चिपक जाते थे कि भाई हम काटने नहीं देंगे आपको। नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो जो नर्मदा नदी पे एक डैम बनने वाला था, तो उससे क्या है काफ़ी जो ट्राइबल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता, तो उसके लिए हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें आप मेधा पाटकर और रचना ढींगरा का नाम लिख सकते हैं। एंड रेस्पॉन्सेज टू भोपाल की गैस ट्रेजेडी, ये तो आपको पता ही होगा, भोपाल गैस में गैस लीक हो गई थी, तो उसके जो विक्टिम्स थे उनको न्याय दिलाने के लिए और साथ ही जो कल्प्रिट्स थे उनको सज़ा दिलाने के लिए ये मतलब मूवमेंट्स हुई थी, जिनमें आप ज़ोहरा शेख और अज़रा प्रवीण का नाम लिख सकते हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी वर्सेस जेंडर जस्टिस, द मुस्लिम वुमेन्स बिल कंट्रोवर्सी इन 1986 फॉलोइंग शाहबानो केस। अब ये शाहबानो केस आपने सुना होगा अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ये 1986 में हुआ था। ये 60 साल की एक महिला थी शाहबानो। तो इनके पति ने इनको तलाक दे दिया था और फिर बाद में एलिमनी नहीं दी थी, क्योंकि उनका कहना था पति का कि भाई इस्लाम के अकॉर्डिंग, इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग ओनली आपको सिर्फ 3 महीने तक ही, उसको इबादत का पीरियड बोलते हैं शायद, इब्बत ऐसा कुछ होता है, तो 3 महीने तक ही आपको एलिमनी देनी होती है, उसके बाद आपको नहीं देनी होती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो 60 साल की महिला है, उनको उनका जीवन कैसे चलेगा। उस टाइम थी राजीव गांधी की गवर्नमेंट। तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट क्या है थोड़ा डर गई, क्योंकि अब ये थोड़ा क्या पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट भी चाहिए होते हैं पार्टियों को, और कांग्रेस एक क्या है सेक्युलर पार्टी है, तो वो मुस्लिम वोट पे भी डिपेंड करती है। तो राजीव गांधी पार्टी को ये लगा कि भाई हम करें मुस्लिम वोट ना चले जाएं, तो इसलिए उन्होंने एक एक्ट बना दिया, मुस्लिम वुमेन्स बिल लेके आए 86 में, जिसमें कि कहा गया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको सिर्फ 3 महीने तक ही एलिमनी दी जाए। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ जजमेंट पास हुआ था उसको पलट दिया। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इसी को मतलब एक तरह से आगे बढ़ाने में अभी जो रिसेंटली सरकार ने ट्रिपल तलाक को जैसे बैन किया है। अब बात कर लेते हैं कॉन्टेम्प्ररी इंडिया की, 1990s से आज 21st सेंचुरी में क्या हुआ। Demographic crisis through gender-based violence. The declining sex ratio has become a critical issue due to widespread female foeticide and sex-selective abortions, reflecting deep-rooted gender discrimination. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, आज भी है। लोगों को क्या चाहिए? लड़का चाहिए। मतलब कि इतना हद तक है कि जैसे मान लीजिए उसमें सोनोग्राफी करके एक वो होता है, सोनोग्राफी आपको पता ही होगा। तो सोनोग्राफी में क्या होता है, लिंग पता, सेक्स पता पड़ जाता है बच्चे का, तो उसी में देख लिया जाता है सोनोग्राफी में बच्चा मतलब मेल है या फीमेल है, और अगर फीमेल है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है कि लड़की पैदा ना हो जाए। तो अब उससे क्या होता है कि सेक्स रेशो कम होने लगता है, क्योंकि आमतौर पर तो 50-50 रहना चाहिए ना, लेकिन अब महिलाएं मतलब फीमेल्स पैदा ही नहीं होंगी, तो सेक्स रेशो कैसे 50-50 रहेगा। तो कई गांव ऐसे हैं हरियाणा में और भी कई जगह जहाँ पे मतलब पुरुषों को महिलाएं नहीं मिल रही शादी करने के लिए। तो इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो फिर बाद में सरकार ने क्या किया, लिंग जांच को बैन कर दिया। वो इसलिए कि कल को फिर वो आप मतलब बच्चे का लिंग पता करके, सेक्स पता करके उसको अबॉर्ट ना कर दें। Workplace sexual harassment and legal framework. Sexual harassment at workplace gained attention through Vishaka Guidelines in 1997, which were later formalized into Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act. ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइंस 97 में आई थी। एक तरह से मतलब एक विशाखा नाम इसलिए था कि विशाखा नाम की कोई महिला थी, उनके साथ कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था, तो फिर गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो बाद में फिर एक ये अपना लॉ बन गया, इसको पॉश एक्ट भी बोलते हैं, POSH, Prevention of Sexual Harassment at Workplace. पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वुमेन्स पार्टिसिपेशन था 33% रिजर्वेशन इन पंचायती राज। देखिए मैंने पहले ही पढ़ा था कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है। हैज़ अनेबल्ड लैक्स ऑफ वुमेन्स टू एंटर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रो डिबेट और रिजर्वेशन इन स्टेट एंड नेशनल लेजिस्लेशन कंट्रीज। इसमें भी लेकिन बस ये लूप होल ये निकाल लिया लोगों ने कि लोग अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं चुनाव में, क्योंकि 33% रिजर्वेशन है,
लेकिन करते ये हैं कि फिर वो बस एक डमी कैंडिडेट टाइप रहती हैं और खुद वो मतलब रहते हैं मतलब मेन काम करने वाले। उसके बाद हाई प्रोफाइल वायलेंस केसेस एंड लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर्टिकुलरली हाईलाइटेड बाय केसेस लाइक दिल्ली गैंग रेप केस। ये ठीक है, तो ये तो रिसेंट ही है, रिसेंट तो खैर क्या है 13 साल हो गए, लेकिन अभी मतलब रिसेंट ही मानेंगे। स्पार्क्ड मैसिव प्रोटेस्ट एंड लेड टू सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा बना था उस ज़माने में, बहुत कैंडल मार्च वगैरह निकले थे। फाइनली जो जितने भी कल्प्रिट्स थे उनको फांसी की मतलब उनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, उसमें फिर लेकिन इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हुए थे लॉ में भी। Contemporary challenges in modern context, new dimensions have emerged, including representation in media, workplace discrimination, and the challenges posed by globalization, expanding the scope of women's rights। ठीक है, तो अब नए नए डायमेंशंस आ रहे हैं, मतलब मीडिया का रिप्रेजेंटेशन, वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मीडिया में वुमेन्स, जैसे फिल्मों में क्या है ना, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, मतलब एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आइटम सॉन्ग वगैरह होते हैं इसमें, तो एक तरह से वो है। उसके बाद वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, फिर ग्लोबलाइजेशन वगैरह से भी और भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से महिलाओं का ट्रीटमेंट हो या कैसे हो, तो वो सब प्रॉब्लम्स आजकल क्या है, मॉडर्न प्रॉब्लम है। अब लिख लेते हैं अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। तो इतनी सारी जो वुमेन्स मूवमेंट हुई, इन्होंने क्या क्या अचीव किया, एक तरह से क्या क्या हुआ, इससे फ़र्क क्या पड़ा। तो वुमेन्स मूवमेंट अचीव फाउंडेशनल लीगल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द हिंदू कोड बिल 1950s। हिंदू कोड बिल आया तो इसमें यह कर दिया गया कि जैसे हिंदू जो पुरुष हैं वो सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं एक ही महिला से। ठीक है, और जितने डिवोर्स वगैरह के जो लॉज हैं वो सब इसमें फाइनल हुए। शारदा एक्ट ये 1929 में आ गया था, तो इसमें वही था कि जो एज थी, मैरिज की एज थी, उसको वो कर दिया, बढ़ा दिया गया मिनिमम। एस्टेब्लिशिंग अर्ली फ्रेमवर्क्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड प्रोटेक्शन। मिड सेंचुरी लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस, की लेजिस्लेशन वाज एनेक्टेड बाय डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया, जिसमें दहेज प्रथा को बैन कर दिया गया। इक्वल रिनोमिनेशन एक्ट 1976 में आया, जिसमें महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का पैसा मिले सेम काम के लिए। एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 में आया। 2017 में अमेंडमेंट हुआ कि जैसे जब प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो उनको जैसे छुट्टी वगैरह मिलना और उनको जॉब सिक्योरिटी रहना, इस तरह के प्रोविजंस। उसके बाद कॉन्टेम्प्ररी लीगल प्रोटेक्शंस, रिसेंट लीगल अचीवमेंट्स इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये महिलाओं के साथ जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही साथ प्रॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और एस्टेब्लिश इंक्लूडिंग द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू एड्रेस वुमेन्स इशू एट पॉलिटिकल लेवल। फाइनेंशियल पॉलिटिकल जेंडर बजटिंग। अब जेंडर बजटिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए बजट जो आता है या सरकार जो भी पैसा एलोकेट करती है उसमें महिलाओं के विकास के लिए या महिलाओं के लिए जैसे स्कीम्स वगैरह चलाने के लिए पहले ही पैसा अलग रख दिया जाए, तो जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए महिलाओं की स्कीम्स वगैरह चलाने के लिए या महिलाओं के बेनिफिट के लिए कोई भी अगर काम हो रहा है उसके लिए। तो जेंडर बजटिंग वाज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्रीज एंड रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज हैज पोटेंशियली एम्पावर्ड। रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी देख लिया, पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन है, ब्रिंगिंग दैम इनटू ग्रास रूट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद मेन स्ट्रीम सोशल अवेयरनेस, द मूवमेंट सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इशूज लाइक डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हरासमेंट इनटू मेन स्ट्रीम पब्लिक डिस्कोर्स। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ कुप्रथाएं हैं, डॉरी हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, इसको मेन स्ट्रीम पब्लिक डिस्कोर्स में लाया गया, क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड सोशल अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अब क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली। तो क्रिटिसिज्म क्या है वुमेन्स मूवमेंट का? अर्बन मिडिल क्लास डोमिनेंस। Early women's movement suffered from elite bias, being prominently urban, middle class and upper caste dominated their leadership and priorities। पहले जैसे हमने देखा ना कि सबसे पहले तो पुरुषों ने काम किया इसमें महिलाओं के लिए, फिर बाद में महिलाएं भी आ गई। लेकिन ये सब जो भी महिलाएं और पुरुष थे ये सारे क्या थे? अपर क्लास से थे। या तो ये अपर क्लास से थे या फिर ये अपर कास्ट से थे। अपर कास्ट और अर्बन एंड मिडिल क्लास डोमिनेटेड थे। तो मतलब जो ग्रास रूट पे लोग होते हैं, लोअर क्लास के, लोअर कास्ट के, उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। नेग्लेक्ट ऑफ मार्जिनलाइज वुमेन, द मूवमेंट्स एलाइट फोकस रिजल्टेड इन द नेग्लेक्ट ऑफ पुअर एंड लोअर कास्ट वुमेन, स्पेसिफिक कॉर्नर कॉन्सर्न्स एंड एक्सपीरियंस, क्रिएटिंग गैप्स इन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इलाइट मतलब जो अपर क्लास से आने वाली महिलाएं या जो लीडर्स थे, तो उनको क्या है ना कि लोअर कास्ट या लोअर क्लास की जो महिलाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी या उनका उतना फोकस नहीं था, तो उनको थोड़ा क्या है नेग्लेक्ट कर दिया गया।
internal divisions and fragmentations. The women's movement faced fragmentation due to divisions along multiple lines, including caste, class, religion, ideology, which sometimes weakened the overall unity. मतलब कि अलग अलग फ्रेगमेंटेशन मतलब बट जाना, तो कास्ट के बेसिस पे ये मूवमेंट्स बट गई, क्लास के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और आइडियोलॉजी के बेसिस पे, तो उस तरह उतनी यूनिटी रही नहीं जितनी होती तो और ज़्यादा कुछ इफेक्ट होता, उसका अच्छा इफेक्ट होता. Persistent of structural inequalities despite legal reforms and institutional changes, deep-rooted patriarchy, violence and gender inequalities continue to persist in Indian society. ठीक है, तो ये सब होने के बाद भी क्या है, आज भी पैट्रियार्की है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, जेंडर इक्वलिटीज़ है, मतलब सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं. लेकिन यहाँ इतना कहना पड़ेगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया. पहले बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते थे, आजकल उतने केसेस नहीं आते. तो डिक्लाइन पे है, ये हम बोल सकते हैं. ग्राफ कुछ इस तरह का है, गिरता हुआ है, ना कि बढ़ता हुआ. ऑनगोइंग कंटेम्प्रेरी चैलेंज, क्रिटिकल इशूज सच एज फीमेल फोर्टिसाइड, वही जैसे गर्भ में जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो लिंग जांच करके जो अगर बच्चा फीमेल है तो उसको मार दिया जाता है. लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, महिलाओं का काम में मतलब वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन कम है. वुमेंस अंडर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी वुमेंस उतनी रिप्रेजेंट नहीं है, उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं. ये सारे आज भी कंसर्न्स हैं. ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, मल्टी फेसेटेड एंड डायनेमिक एवोल्यूशन. तो वुमेन्स मूवमेंट क्या है, मल्टी फेसेटेड है और डायनेमिक है. मल्टी फेसेटेड मतलब बहुमुखी है, बहुत सारे पहलुओं को छूती है, और डायनेमिक है मतलब चेंज हो रही है, ऐसे नहीं कांस्टेंट चली आ रही है. द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज़ बीन मल्टी फेसेटेड एंड डायनेमिक, कॉन्स्टेंटली रीडिफाइनिंग इटसेल्फ, मतलब चेंज होती जा रही है. ऐसे नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर फैक्टर पे या उस पर फोकस्ड है. चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ एंड इमर्जिंग चैलेंजेस. Historical continuity with contemporary relevance. The movement's trajectory spans from historical fights against practices like sati to contemporary demands for workplace safety, demonstrating both continuity in struggle and adaptive to new issues. ठीक है, तो पहले तो बात होती थी कि सती प्रथा वगैरह जो ये सब होता था इसको बैन करें, तो उस ज़माने में तो क्या है, महिलाएं काम ही नहीं कर सकती थी, तो ये जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होगा. तो यही दिखाता है कि जो वुमेन्स मूवमेंट है भारत में कैसी डायनामिक है, इवॉल्विंग है, कि जब महिलाएं काम करने लग गई, वर्कफोर्स में शामिल हो गई, तो वहाँ पे उनके साथ मतलब सेक्सुअल हरासमेंट होने लगा, तो फिर वुमेन्स मूवमेंट ने उस इशू को भी छुआ. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वुमेन्स मूवमेंट क्या है, डायनेमिक है और इवॉल्विंग है, इवॉल्व हो रही है. डाइवर्स मोबिलाइजेशन अक्रॉस इशूज. द मूवमेंट encompasses a wide range of mobilization from participation in freedom struggle to campaigns around dowry, rape and other forms of gender based discrimination and violence. ठीक है, तो मतलब अलग अलग इश्यूज़ में मतलब पार्टिसिपेट करती हैं मूवमेंट्स या महिलाएं, जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, फिर मान लीजिए अगर कोई दहेज प्रथा के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर रेप के मतलब खिलाफ कुछ हो रहा है, तो मतलब एक तरह से सब में अलग अलग इश्यूज़ में पार्टिसिपेशन हो रहा है. सक्सेसफुल मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जेंडर जस्टिस. द मूवमेंट है सक्सेसफुली प्लेस जेंडर जस्टिस एट द सेंटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स. मतलब कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है, मतलब जो नेशनल लेवल पे या समाज के लेवल पे जो बातें हो रही हैं अखबारों में, मीडिया, टेलीविजन में, तो जेंडर इश्यूज़ को, जेंडर जस्टिस को इन मूवमेंट्स ने ला के रख दिया है. तो वहाँ पे टीवी में, फिल्मों में, अखबारों में आपको बातें दिखनी जाएंगी कि महिलाओं को भी बराबर के अधिकार होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. बेसिकली वुमेन्स इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस होने लग गए हैं, पब्लिक डिस्कोर्स में आ गए हैं. Sociological significance. For sociologists, studying women's movements provides crucial insights into the process of social change, power dynamics and transformation of gender relations in modern India. ठीक है, तो अगर सोशलॉजी के से मतलब उससे देखें तो जैसे मान लीजिए सोशल चेंज, उसके बाद पावर डायनामिक्स, समाज में बदलाव, सोशल चेंज, पावर डायनामिक्स मतलब मेल और फीमेल के बीच में रिलेशन क्या है, पैट्रियार्की है, कैसे महिलाओं को कंट्रोल करती है सारे पावर डायनामिक्स. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेंडर रिलेशंस इन मॉडर्न इंडिया. तो जेंडर रिलेशंस पहले कैसे थे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में और आज कैसे हैं. पैट्रियार्की की जो पकड़ है वो कमज़ोर हुई है, महिलाएं भी बराबर का आजकल डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेनी है. तो ये जो जेंडर रिलेशंस हैं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. तो ये सब हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं. दो चैलेंजेस रिमेन है, अचीविंग सब्सिडाइज इक्वलिटी अक्रॉस कास्ट, क्लास एंड. ठीक है, तो मतलब वो चैलेंजेस तो अभी भी हैं, वो पूरी तरह से महिलाओं को बराबरी का अधिकार अभी नहीं मिला है. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरी अच्छी तरह से एक हिस्ट्री देख ली है, वुमेन्स मूवमेंट जो भारत में हुई हैं, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसी थी, फिर 70s 80s में कैसी थी. मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद तो इनमें क्या है, डिक्लाइन आ गया था, ख़त्म हो गई थी एक तरह से, क्योंकि जब सबको ये लगा कि अंग्रेज़ तो जा ही चुके हैं, हम लड़ें किसके, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे ही दिया है, तो फिर अब ज़रूरत क्या है.
लेकिन फिर 70s 80s में ये पता पड़ा कि खाली कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बात नहीं बनेगी, ग्राउंड रियलिटी तो अभी भी वही है कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो फिर दोबारा से मोमेंटम पकड़ा इन मूवमेंट्स ने, और फिर 70s 80s फिर 90s फिर 2000 फिर आज प्रेजेंट टाइम तक ये मूवमेंट कंटिन्यू हो रही है। और समय समय पे कानूनों में बदलाव आता रहता है, नए नए कानून भी आते रहते हैं महिलाओं के मतलब हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।